हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका टीचगरी चैनल पर। और आज हम क्या है कि 11th का चैप्टर शुरू करने वाले हैं और 11th को हम पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वीडियो हिंदी मीडियम में होंगी क्योंकि हम दोनों भाषाओं को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी इंग्लिश वाली जो क्लास है, जैसे फॉरेस्ट्री वाली क्लास है, वो खत्म होने के हिसाब पे है। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स की या किसी और सब्जेक्ट के लिए लेंगे, जैसे फार्म मैनेजमेंट में या इकोनॉमिक्स के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा वहाँ से ले लिए जाएंगे। तो इंग्लिश की भी आपकी साथ में क्लासेस चलने वाली है और हिंदी की भी क्लास आपको साथ में चलने वाली है। ये जो क्लासेस हैं ये 2 दिन हिंदी मीडियम की होंगी। हिंदी मीडियम इन द सेंस कि आपका 12th जो आपका बेसिक पॉइंट है वो आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ये क्लासें मतलब आपकी लाइफ की बहुत ही बेहतरीन क्लासें होने वाली है, क्योंकि आज तक किसी भी चैनल ने अपना एनसीईआरटी को बेस नहीं बनाते। वो मोस्टली ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं उनको बताते रहते हैं और हमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता रहता है। इसलिए आज हमने क्या किया कि आपकी 12th और जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि ये 11th के चैप्टर जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसको हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। प्लीज़ गाइस, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है उसका आपको पता लग जाए। तो ये इस तरीके से एनसीईआरटी है, बहुत ही शानदार वाली एनसीईआरटी है। इसमें आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम खतरनाक तरीके से यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और शानदार आपका क्लियर होना। जैसे अपनी सस्य विज्ञान, जो अपनी सस्य विज्ञान का मतलब इतना सा मतलब है कि भाई एग्रोनॉमी वाला जो सिस्टम है, जैसे भारत में कृषि का इतिहास, शाखाएँ और महत्वपूर्ण यानी इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, ब्रांच, स्कोप एंड देयर इंपॉर्टेंस, ये इसके अंदर कंप्लीट आपका होने वाला है। ये अच्छे से समझने वाले हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना जो यहाँ से शुरू होता है कि ये होता है कि अपना कितना है भाई 30%, मतलब अपना क्या है कि 70% आबादी है जो कृषि पर आधारित है। वैसे लेटेस्ट रूप में लिया जाए तो 59%, लेटेस्ट रूप में कितना लिया जाए 59%, अगर आप चेक करेंगे तो 59% ऐसी आबादी है जो अपना कृषि उद्योगों पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से ग्रंथ में बातें मिलती हैं, तो ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि पुराने ग्रंथ जो वृक्षावृद्धि या कृषि प्रसारस या कृषि शुक्ति या अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये कुछ ग्रंथ हैं, अथर्ववेद और ऋग्वेद। और ऋग्वेद में तो बहुत सारी अच्छी जानकारी है, आप ऋग्वेद को कभी पढ़ने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। मैंने हल्का हल्का उसको पढ़ने की कोशिश की थी। आदि में क्या किया जाता है कि अपनी एग्रीकल्चर का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि बीज का मतलब इसी के मतलब स्पष्ट रूप से कि बीज का समय जो होता है कि आप में स्थान रखती है, मतलब खाद्य कृषि संगठन FAO, इससे फूड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, मतलब खाद्य कृषि संगठन है FAO, व कृषि विशेषज्ञ रह चुके FAO के कृषि विशेषज्ञ जो रह चुके वो हैं KL मेहरा। इसका नाम याद रख लेना, KL मेहरा ने बताया था कि सरस्वती नदी के उद्गम का पता लगने के बाद शोध द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि भारत में प्राचीन काल से ही साथ में दो फसलों लेने की मतलब। अब देखो, सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि सरस्वती जो नदी थी उसका उद्भव काल में जो अपनी हड़प्पा सभ्यता वहाँ से निकल रही थी, वहाँ से उद्भव काल से ही ये कन्फर्म हो गया था कि भाई जो अपनी पुरानी कृषि है उसका पद्धति यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। मतलब यहाँ पे जो डबल कृषि करते हैं उसकी पद्धति यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ये KL मेहरा का कहना है, जो FAO के क्या है अपने विशेषज्ञ हैं यहाँ पे। ठीक है, दो फसलें लेने का दुनिया में चलन था। ये पहला देश जो भारत क्या है, पहला देश भारत का इस कृषि सभ्यता का विश्व में प्राथमिक सभ्यता मानी जाती है। मतलब इसी वजह से क्या है, प्राथमिक सभ्यता मानी जाती है। तो हम हल्का हल्का पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ यहाँ से होना था, यहाँ से अपना स्टार्टअप हुआ था, यहाँ से अपना सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मनुष्य का अधिकांश आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कृषि द्वारा प्राप्त होने जैसे आहार है, आवास है, वह सभी आवास वाला सिस्टम है। ये वाला जो पार्ट है इसको आप राज्य व्यवस्था चलाने में कृषि महत्वपूर्ण काम है। अब यहाँ से आप पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा ना समझे कि भाई क्वेश्चन एग्जामों में नहीं पूछे गए। यहाँ से अपना शुरू होता है ये महाभारत वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से आप पढ़ने अच्छे से पहले पढ़ना है कि महाभारत में सभा पर्व में ऋषि नारद ने युधिष्ठिर से कहा था, ऋषि नारद ने क्या कहा था, युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, कृषि को सुधारने हेतु, मतलब उस टाइम से चली आई, कृषि को सुधारने हेतु स्थान स्थान पर कुएं, बावड़ी व तालाब इत्यादि खुदवाए जाएं ताकि आपके राज्य में कृषि वर्षा पर निर्भर न रहे। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि बहुत पहले से ये चलन चलता आ रहा है कि महाभारत के काम में कि हे नारद ऋषि ने कहा था कि हे युधिष्ठिर जी, हे राजन जी, आप कृषि को सुधारने के लिए कुछ ऐसे काम करें जैसे कुएं, तालाब इत्यादि खुदवाएं ताकि आपके राज्य में कृषि वर्षा से पर कोई ज़्यादा
निर्भर ना रहे, मतलब जो वर्षा वाला डिपेंड वाला जो एरिया होता है वहाँ पर कोई ज़्यादा इस पर नहीं रहे। अब यहाँ पे शुरू आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार भी पूछा गया था और जेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में अक्षत, तो ये आपको याद रखना है कि अक्षत जो हम प्राचीन ग्रंथों में जो कहते हैं वो चावल को कहते हैं, वह कनक गेहूं को कहते हैं। कनक किसको कहते हैं? गेहूं को कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका ओल्ड हिस्ट्री से कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता था और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कनक किसे कहते हैं। कनक प्राचीन ग्रंथों में कनक नाम किसका शोभित है, तो वो गेहूँ का है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख लेना। और जो तिल व श्रीफल जो नारियल होता है, श्रीफल नारियल को कहते हैं। हल्दी, चंदन, ईख, राई, मेथी, सूत, ये इंपॉर्टेंट है कि सूत को कपास कहते हैं, वैसे कॉटन कहते हैं इंग्लिश में, इत्यादि को उल्लेखित किया गया। अब प्राचीन ग्रंथों में इसको इत्यादि उल्लेखित किया गया। आपको सिर्फ ये रखना है, दो अक्षत जो कहते थे वो चावल को कहते थे, कनक जो कहते थे वो गेहूं को कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों कनक और अक्षत इन दोनों का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपनी राई, चावल और गेहूँ जो फसल है दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अंदर। बहुत क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पे आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भारत का कृषि का उपज का अस्तित्व हजारों वर्षों से पूर्व था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के काल में अवशेष में कुछ उपज अवशेषों से प्राप्त हुए। तो ये अवशेष भी आपको याद रखने हैं जो अभी जस्ट नीचे आने वाले हैं, तो इन अवशेषों को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। मुझे पता है थोड़ा सा समय लगेगा इनको, लेकिन हमारा क्या है कि जब हिस्ट्री हमारा क्लियर हो जाएगा ना, तो आप एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको कभी भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं, आप बेफिक्र रहें। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि यार आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि हम दोनों सब्जेक्ट को साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रगल वाला काम हो रहा है, लेकिन टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। तो निम्न जो जिस तरीके से हड़प्पा कालीन के अवशेष मिले हैं उनमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं? पहले है ऋग्वेद। मैंने कहा ऋग्वेद में आपको कृषि के अवशेष मिले हैं। कृषि के बारे में समझने को आपको ऋग्वेद के ऋषि चाओं को में पर्यावरण, वानिकी जो फॉरेस्ट्री वाली जो होता है, कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाता गया है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में देसी हल व जुते हुए खेतों के अनाजों का भंडार, पहिए वाली गाड़ियां आदि का अवशेष मिले हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, मोहनजोदड़ो वाला जो क्वेश्चन है वो आपका एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया है कि भाई एग्रीकल्चर में है। उसी तरीके से ये आपका जो जीके वाला जो पोर्शन आता है, जब सुपरवाइजर वाला जो आपका एग्जाम होता है, तो जीके वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन अब पहले ये, और इसीलिए ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इसको अपना जीके के अंदर रखा गया, वरना इसको हटा देते, इसको ज़्यादा नहीं रखते, इसीलिए रखा गया ताकि, क्योंकि इसमें जो अपने अनाज के ढेर हैं, पहिए वाली गाड़ियाँ आदि का अवशेष यहाँ पे मिले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अगले वाला जो पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाला है। क्या कहा है कि अथर्ववेद, जो ऋग्वेद अथर्ववेद होते हैं ना, ये वेद होते हैं। एक अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद में भी अलग अलग श्लोक होते हैं। वहाँ पे भी जब आप पढ़ेंगे तो पादपों की सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि अभी क्या एग्जामों का थोड़ा लेवल थोड़ा अप हो रहा है, तो कभी कभी क्या होगा, पीछे वाले एग्जामों को अगर आपसे कोई पूछता है तो आपके दिमाग में ऐसा बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई अथर्ववेद में यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, प्लांट के बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऋग्वेद में थोड़ी यहाँ पे चर्चाएं मिलती हैं। तो ये तो इतना सा आप एक क्लियर रख लीजिए कि जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, ये वेद हैं। और वेदों में तो समझ लो कि वेद किसी से पढ़े ही नहीं जाते, बहुत बड़े वेद हैं ये, तो आप इनको ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना याद रखें कि भाई जो भी पुराने वेद है, पुराने वेद इन द सेंस कि आपको मैं सिंपल सा बताऊं कि जो ऋग्वेद है वो बहुत पुराना वेद है, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पुराना वेद है। तो जो भी जानकारी ज़्यादातर मिलेगी वो ऋग्वेद में ही मिलेगी, मतलब समझ रहे हो। तो अथर्ववेद, ऋग्वेद ये आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है वरामी है, वह व्रत सहित मृदा के वर्गीकरणों व सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरणों व मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी गई है। जो वरामिहारी है, वरमिहारी नहीं है, वरमिहिरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसमें, आगे वाले चलते हैं, इसमें डिलीट कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो इतना मतलब ऋग्वेद में इस तरीके से दिखा हुआ है, ग्रंथों में इस तरीके से, मतलब कृषि का उद्भव किस तरीके से हो रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना शुरू होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। एक मिनट, सॉरी, ये ज़्यादा जूम करने से थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ठीक है,
अब अतः प्राचीन जो अपने ग्रंथ यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं, प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनके बारे में निहित व पारंपरिक ज्ञानों को आधुनिक कृषि के उन्नति प्रौद्योगिकी के साथ साथ समाहित करके सामूहिक विकास पर किया जा रहा है, सामूहिक जो विकास है उसका पे किया जा रहा है। अब आइए कि कृषि की जो परिभाषा है वो क्या है, कृषि की परिभाषा है वो क्या है, उसको तरीके से समझाया गया है। कृषि की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा, एक मिनट, ठीक है। अब क्या है कि कृषि की परिभाषा यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि कृषि की भाई क्या परिभाषा है। अब देखो, कृषि शब्द की संस्कृत की कृष धातु से बना है, कृष धातु से, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई कृषि जो शब्द है वो संस्कृत की कृष धातु से बना हुआ है। धातु एक मेटल है भाई, कृष जो नीचे आएगा कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना या जोतना या प्राप्त करना। पहला क्या है कि अपना खींचना, आकर्षित करना, जोतना व प्राप्त करना। आजकल ये क्वेश्चन आने लग गए हैं कि भाई डिपेंड, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खींचना, खींचने का मतलब क्या होता है कृषि, आकर्षित करना मतलब कृषि, जोतना मतलब कृषि। ये सिंपल जो टर्म है ये बहुत पूछने जाने लग गए हैं आजकल जो एग्जाम, और इन्हीं के एग्जामों की वजह से आपका क्या है लेवल अप हो जाता है, दिक्कत यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में कृषि, यानी कृष प्लस इन यानी कित का अर्थ होता है जुताई, खेत, खेती व किसानी। देखो क्या है कि कृषि प्लस इंक, तो ये आ गए अपना आधा क्या आ गया, ये से आ गया, और ये तो ये से के बाद में की पूरा बन गया तो कृति, और तय पूरा बन गया, तो मतलब से के बाद में तय बन जाता है। मतलब से के बाद में अगर ये आप संधि में भाषा में समझेगा तो से के बाद में अगर कोई दूसरा वर्ण आ जाता है, नए तय थ फ प इसमें कुछ में आता है, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, तय हो जाता है, कृत बन जाता है। कृष प्लस इन मतलब कृत हो जाता है। अर्थात इसका जो अर्थ है वो है जुताई या खेती किसानी, जुताई या खेती किसानी। तो आप सिंपल सा मतलब ये समझ लें कि टिलेज का मतलब ही खेती जुताई नहीं होता है, कृषि का मतलब भी खेती जुताई होता है। ऊपर से ये टर्म भी आपको खींचना, आकर्षित करना, जोतना, प्राप्त करना, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब समझते हैं कि इसका तात्पर्य है कि कृषि का तात्पर्य है कि जुताई आदि करके फसल प्राप्त करना है, जुताई आदि प्राप्त करना है फसल। अब समझते हैं इंग्लिश में एग्रीकल्चर यानी कृषि शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। पहला तो कृषि हिंदी वाला तो संस्कृत भाषा से लिया गया, ये क्या लैटिन भाषा से एगर प्लस एग्री, एगर और एग्री और कल्चर से लिया गया है, एगर प्लस एग्री और कल्चर से लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि भाई अपनी एग्रीकल्चर जो है वो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, एगर प्लस एग्री यानी कल्चर से लिया गया है, जिसका अपना यहाँ पे अर्थ समझते हैं। क्योंकि अगर आपका ये बेसिक क्लियर हो गया ना, मेरा क्या एक बार एक कॉल आ रहा है, मैं इसको अटेंड कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या है कि एगर प्लस कल्चर से लिया गया है। अब ठीक है, ये पॉइंट तो आपका क्लियर यहाँ से हो गया है, मोस्टली रूप से आप बुकों में पढ़ते हो, लेकिन ये वाला जो पोर्शन था ये बुकों में आपको नहीं मिलता है, तो ये आप ध्यान रखना। अब जिसका अर्थ क्रम से पहला तो अपना जो एगर है उसका मतलब हमने सोइल कर लिया, और दूसरा कृषि क्रम करना है, कृषि क्रम करना है। क्रम का मतलब होता है कार्य, यानी कृषि का क्रम यानी कल्टीवेशन आपको करना है, मतलब इंग्लिश में इसको कल्टीवेशन बोलते हैं, मृदा, सोइल और उसका कल्टीवेशन। इस प्रकार से कृषि विज्ञान का विस्तृत शब्द है जिसका उत्पादन यानी जिसका उत्पादक पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि से तात्पर्य यहाँ से संबंधित हो जाता है, ठीक है। ये इसकी ब्रांच दी हुई है जिसमें रेशा सामान्य रूप से उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इसको समझाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अपना इंपॉर्टेंट कहाँ पे होता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमको देखते जाएंगे। यहाँ से है कि क्रमबद्ध अनुभव, दक्षता व आवश्यकता वही आधुनिक कृषि अनुसंधान संस्थान की तकनीकी व्यवस्था के प्रायोगिक अभ्यास सहित कृषि यंत्रीकरण भी आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर आधुनिक भारत में, यहाँ से शुरू होता है अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर आधुनिक भारत में कृषि का जो विकास है एक लंबा इतिहास रहा है। अब देखो जो आधुनिक जो भारत है ना, जिस तरीके से अपना आधुनिक भारत जो जिस तरीके से वापस आ रहा है, तो उसमें क्या है कि कृषि का इतिहास है ना एक लंबा इतिहास रहा है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका पॉइंट यहाँ से हो जाता है, क्योंकि आपका एम.एस. रंधावा की पुस्तक आती है। एम.एस. रंधावा की क्या है पुस्तक आती है, और एम.एस. रंधावा यहीं के हैं, कहाँ के हैं, अजमेर के हैं। एम.एस. रंधावा कहाँ के, अजमेर के हैं, राजस्थान के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम.एस. रंधावा से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एम.एस. रंधावा की एक पुस्तक आती है जिसमें है कि भारत का कृषि का इतिहास।
काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आधुनिक भारत में जो कृषि का इतिहास है वो किसकी बुक में लिखा हुआ है, तो MS रंधावा, जिसमें भारत में कृषि का इतिहास ये बुक है इनकी में भारत में भारतीय कृषि का वर्णन व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे अपना क्लियर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको, समझ रहे हो ना। अब हम आगे चल लेते हैं, समझ रहे हो ना। अब चलते हैं यहाँ पे अकाल जो पड़ता है अपना, अकाल वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट आपसे पड़ता है। अब क्या होता है कि 1899 में यानी 1899 से 1900 में एक भीषण अकाल देखते हुए इस समस्या का स्थायी समाधान व कृषि चहुमुखी विकास के लिए सन 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना होती है। नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1994 के अंदर, मतलब 1904 के अंदर। मतलब क्या है कि मतलब 1899-90 में क्या होता है, भीषण अकाल पड़ता है, जो छप्पनिया का अकाल जिसे बोलते हैं। अगर आपके दादाजी होंगे, आपकी दादी जी होंगी, इतनी सीनियर होंगी तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि जो छप्पनिया का अकाल था वो किस तरीके से पड़ता है। यहाँ पे जो भीषण अकाल देखते हुए समस्या आई तो उसमें क्या होती है, सबसे पहले अपनी कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। आपको इसको इंग्लिश में याद रखना है कि नेशनल एग्रीकल्चर मतलब इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना 1904 के अंदर होती है। और सन 1905 के अंदर क्या होता है कि बिहार के दरभंगा जिले, ये भी इंपॉर्टेंट याद है कि बिहार के दरभंगा, अब बिहार में ये जिला है कहाँ, दरभंगा जिले की गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। फिप्स प्रयोगशाला की यहाँ पे स्थापना की जाती है। अब समझ लो कि आधुनिक हमारा शुरुआत हो गई। आधुनिक में हमारा क्या, एक तो MS रंधावा अपने साइंटिस्ट आते हैं, उसमें एग्रीकल्चर का इतिहास की एक बुक लिखी जाती है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो आगे आके हमें पता चलता है कि भाई अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के बाद में 1904 के अंदर कृषि बोर्ड की स्थापना यहाँ पे कर दी गई है। और 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, अब यह क्षेत्र पूसा फिप्स USA के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह क्षेत्र पूसा फिप्स USA के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब फिप्स जो पूसा स्थित कृषि संस्थान 1901 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम पर, मतलब IAR, इंपीरियल IMPR होता है, इंपीरियल IAR मतलब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नामकरण से ये जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे पहले जो ICAR का नाम ICAR नहीं था, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च नहीं था, सबसे पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे इसका नाम था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज अपना कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। सेकंड पेज की ओर अपन चलते हैं। तो सेकंड पेज के अंदर यहाँ होता है IARI, यहाँ पे प्रचलित रहता है 1919 तक। अब यहाँ पे क्या होता है, 1919 में यह इंपीरियल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से प्रचलित हुआ। पहले सबसे पहले कौन सा आया था अपना, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना यहाँ पे अगर आप बात करेंगे अपना, तो यहाँ पे क्या होगा, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर आया था। और दूसरा फिर उसके बाद में इसका नाम चेंज हुआ, और नाम चेंज होने के बाद में क्या हुआ कि इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट आया था। अब इसमें क्या हुआ, वो रिसर्च और ऐड कर दिया 1919 के अंदर। और वो जो फर्स्ट में अपना यहाँ से आया था जिसकी स्थापना के 1911 के अंदर, उसके बाद में मतलब 5 साल के बाद में उसका नाम चेंज कर दिया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट यहाँ पे उसका नाम कर देते हैं। ठीक है, इन संस्थाओं में फसलों और पशुओं के प्रजनन व मृदा विज्ञान व कीट व कवक विज्ञान व जो फंगीसाइड विज्ञान होता है और वनस्पति विज्ञान आदि अनुसंधानों हेतु व्यापक रूपरेखा लगाई गई। ये डेट आपको याद रख लेनी कि 7 नवंबर 1936 में बिहार में विनाशकारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पूसा इंस्टीट्यूट को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अब यहाँ पे ये जो डेट अपनी शुरू होती है यहाँ पे कि अब क्या होता है कि अपना क्या होता है 7 नवंबर 1936 के अंदर बिहार में क्या होता है अपना जो दरभंगा जो जिला था गंडक नदी के किनारे, वहाँ पर क्या होता है भीषण एक क्या करता है, एक बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने की वजह से वो जो महल था वो क्या होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसलिए वहाँ पे उसको इसी इंस्टीट्यूट को क्या है दिल्ली ट्रांसफर कर जाता है। तो इसी नाम पर आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो IAR के नाम से जाना जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के नाम से जाना जाता है। ये कब आया था, 7 नवंबर 1936 के अंदर। पुरानी जो बुक होगी उसके अंदर एक उसको और भी डिटेल से अलग अलग तरीके से समझाया गया है, लेकिन मोस्टली रूप से यहाँ पे इसकी स्थापना ICAR की स्थापना कब होती है, तो वो होती है 1929 के अंदर, 12 जुलाई 1929 के अंदर, जो इसके अंदर नहीं दी गई है। पुरानी जो बुक थी उसके अंदर तो दी गई थी कि 29 जुलाई
29 जुलाई 229 के अंदर, मतलब 1929 के अंदर आईसीआर की स्थापना की गई थी, जबकि आईआर आई थी तो 1936 के अंदर पुनः इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब समझते हैं कि 1960 में क्या होता है। अब 1960 के अंदर तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया था। इसमें बहुत ही आसान तरीके से समझा देगा। अगर आपकी पुरानी बुक है तो उसमें और भी डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन इसमें बड़े आसानी तरीके से यहाँ पे समझा दिया गया। अब समझो 1960 में क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना 1960 में वो शुरू होती है कौन सी, जो अपना जो पहली इंस्टीट्यूट आती है पंतनगर वाली, पहली इंस्टीट्यूट क्या आती है, पंतनगर वाली इंस्टीट्यूट आती है 1960 में। वो क्लास आप जरूर देखें। खाद्यान्नों की उपलब्धता व सुनिश्चित करने के लिए देश में क्या होती, गहरी चुनौती थी। इसीलिए भारत में कृषि अनुसंधान व परिषद तत्कालीन महानिदेशक, जो महानिदेशक थे डॉक्टर बीपी पाल। ये याद रख लेना कि पहले जो महानिदेशक थे पूसा के, वो डॉक्टर बीपी पाल, व पूसा संस्था के निदेशक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की योजनाबद्ध तरीके से क्या हुआ, कृषि की रूपरेखा तैयार की गई। और सन 1963 में बोनी, मैंने बताया था आपको बोनी किस्मों को अच्छे तरीके से समझा दिया, वैसे इंग्लिश में पढ़ाया था, अब हिंदी में समझ लीजिए। तो 1963 में बोनी किस्मों को जनक नॉर्मन एनी बोरलॉग का भ्रमण किया गया। नॉर्मन एनी बोरलॉग जो पूरे विश्व में थे, जो इसका भ्रमण किया गया था, पूरे विश्व में इसको संभाले थे, जो ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी, जो हरित क्रांति आई थी उसको, और एम एस स्वामीनाथन अपने इंडिया में इसका संभाल लेते थे। ठीक है, अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों तैयार करने से देश की खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त करने व देश की हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। कालांतर देश में 1929 में नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। यह अनुसंधान क्या है, परिषद है, और IARI क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। IARI क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, और ICR क्या है, एक परिषद है। परिषद क्या है, रिसर्च है, जहाँ पे अनुसंधान केंद्र होता है। उसके तहत स्थापित कृषि अनुसंधान केंद्र व कृषि विश्वविद्यालय अन्य संस्थाओं को माध्यम से सतत कृषि परिसर व फलस्वरूप डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन व एनी बोरलॉग के सफल प्रयासों से परिणाम स्वरूप भारत में तेजी से कृषि उपज व आसितित वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ, देश में आत्मनिर्भर बन गया। देश क्या बन गया, आत्मनिर्भर यहाँ पे बन जाता है। ये एक छोटा सा ब्रीफ में इनका डिस्कशन दिया है, ये एनसीईआरटी के अंदर ये लेटेस्ट एनसीईआरटी है, तो इसमें काफ़ी ब्रीफ तरीके से इसको समझाया गया, डिटेल तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। अगर आप इसको समझेंगे तो, अगर आपकी ओल्ड एनसीईआरटी हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दिया गया था, लेकिन अपन को इतना ही पढ़ना है, क्योंकि आजकल हमें इतना पता लग जाना चाहिए कि ये सब सिस्टम हुआ था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कितना उनका रोल यहाँ पे रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन अपना हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि ब्रांच जो आने वाली है, अब इसकी क्या आ जाएंगी, ब्रांच आ जाएंगी, और ब्रांचों को समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, ब्रांचों को समझना तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं मतलब क्या है कि भाई ब्रांच आपकी यहाँ पे आने वाली है। तो सबसे पहली जो ब्रांच आएगी वो आएगी एग्रोनॉमी। देखो कल्चर शब्द जिसके पीछे लगा हुआ ना, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जिसके पीछे ज़्यादातर कल्चर लगा है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। समझ रहे हो, वो क्या है, लैटिन भाषा से लिया है। और जिसके पीछे एग्रोनॉमी जो लगा हुआ है वो ज़्यादातर ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पे एग्रोस अर्थात यानी खेती, या नोमस यानी होता है मैनेजमेंट, यानी अर्थात प्रबंध। यह क्या होता है, कृषि एक विशेष शाखा है जिसका संबंध होता है फसल उत्पादन व उसका प्रबंध, यानी सोइल के ऊपर आप फसल उत्पादन कर रहे हैं, उसका प्रबंध कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता है, इसको कोई हिस्ट्री में समझने की। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है भाई, बागवानी होती है, जो हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। पशुपालन क्या होता है आपकी, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से याद है, जो हमें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान, ठीक है। एपीकल्चर, ये याद रखना है, एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन। उसके बाद में अपना क्या आता है, फिशरी। उसके बाद में क्या आता है अपनी फिशरी, जो फिशरी क्या होगा, मछली पालन, ठीक है। फिशरी क्या होगा, मछली पालन से संबंधित जो भी अध्ययन होंगे तो जहाँ पे हो जाएंगे, अपने फिशरी में हो जाएंगे। मछली पालन से जो भी अध्ययन होंगे वो कहाँ पे हो जाएंगे, अपने फिशरी से यहाँ पे आपके हो जाने हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाइए कि ये जो लाख के सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्ट कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सेरीकल्चर जो होता है वो क्या होता है, उसको अच्छे से समझाया गया। तो उसको आपको समझने से पहले ये समझना है कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, अपना रेशम कीट पालन, रेशम उत्पादन का। लाख कल्चर मतलब लाख कल्चर संबंधित, मतलब लाख उत्पादन, जो लाख का प्लांट होता है, लाख कल्चर करते हैं, मतलब अगर लाख उत्पादन किया जाता है। वन विज्ञान मतलब फॉरेस्ट्री जो होती है, इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री आपकी आती है, उसकी क्लासेस फिलहाल लग रही है। अब ये नया टॉपिक ये जुड़ गया है, ये जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में था वो नहीं था, तो ये आप याद रख लें कि मशरूम उत्पादन को भी अब एज ए मतलब एग्रीकल्चर मतलब ब्रांच के अंदर रख दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रख लीजिए, पहले इसको नहीं दिया गया था।
पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें आपका मशरूम जो उत्पादन है, मशरूम जो प्रोडक्शन है, उसको क्या था अपना इसके अंदर नहीं रखा गया था। किसके अंदर? जो एग्रीकल्चर ब्रांच के अंदर जो मशरूम उत्पादन था उसको नहीं रखा गया था। ये एक अलग से अब रखने लगे हैं, पहले इसको नहीं रखा गया था, पहले इसको ध्यान भी नहीं दिया गया था, क्योंकि इसका ज़्यादा ध्यान अब दिया जाता है। मतलब ये जो पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मशरूम उत्पादन वाला जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन था, मशरूम प्रोडक्शन वाला जो प्रोडक्शन था, ये यहाँ पे नहीं रखा गया था, अब रखा गया है। ये अब क्या गया है, मशरूम उत्पादन को रख दिया गया है। तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मशरूम प्रोडक्शन, तो नीचे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा भाई एग्रीकल्चर ब्रांचेस, जो मोस्टली ब्रांचेस आप जानते हैं, लेकिन वहाँ पे मशरूम प्रोडक्शन भी आ जाएगा तो आप भूल जाओगे। तो आप याद रखने ना कि अब जो मशरूम प्रोडक्शन है वो भी आपका एग्रीकल्चर की ब्रांच हो चुकी है, ठीक है। कुक्कुट पालन जो पोल्ट्री है, एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी में कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी है जिसमें डिजीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें न्यूनतम जो भी होंगी, न्यूनतम जो भी प्रोसेस जो चलती है, एक्सटेंशन किस तरीके से एग्रीकल्चर का हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सटेंशन किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन आपको यहाँ पे तरीके से याद रखना है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा जो आपकी एक्सटेंशन है। अब इसमें तकनीकी संबंधी व पहुँचाने वाली अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शाखाओं का वर्गीकरण किया है। उसके बाद में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र आपकी यहाँ पे शुरू होती है, तो उसकी गणना यहाँ पे की जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा इंपॉर्टेंट भी शुरू हो जाता है कि भाई भारतीय कृषि का महत्व क्या है। भारतीय कृषि का महत्व है मानसून आधार पर है, ये सब मतलब इतना कुछ है नहीं, वैसे इनको बारे में आप अच्छे से जान सकते हो। इंपॉर्टेंस अगर आप थ्योरी टाइप से पढ़ोगे, मतलब जैसे आप 11th में हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको तगड़े तरीके से लिखना पड़ता है अगर अच्छे नंबर। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो नंबर आए थे, मतलब 12th के अंदर मेरे 95 नंबर थे, तो काफ़ी ठीक नंबर थे मेरे एग्रीकल्चर में। तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन बस थोड़ी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आपको लिखने पड़ते हैं और बस इजीली आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। भारत में कृषि का जो महत्व है वो क्या है कि भौगोलिक दृष्टि, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वह अलग अलग तरीके से भारत में मतलब देश में बांटा गया है, ठीक है। चूँकि कार्य के लिए आपको जलवायु, झील, उन्नत बीज, सस्ते मजदूरी उपलब्ध आवश्यकता होती है, तो भारत विश्व में अनेक देशों की अपेक्षा खेती की दृष्टि से क्या एक अच्छा अहम रोल अदा करता है। फिर दूसरा है मानसून पर आधारित खेती है, मतलब देख महत्व क्या है कि पहली मानसून पर आधारित है खेती है। दूसरा क्या है, भारत में अधिकांश जो भूमिगत क्षेत्र है वो मानसून पर आधारित है। अब मानसून के जहाँ पे अगर आधारित जो कोई खेती होगी तो उसमें डायरेक्ट आपका रिलेशन हो जाता है कि आपका क्लाइमेट कंडीशन किस तरीके का रह रहा है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे प्लांटेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, समझ रहे हो। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है यहाँ पे आपका समझाने वाला, ठीक है। अब क्या होता है कि ये यहाँ पे समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो वाला पॉइंट है इसको समझने से पहले ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि अक्टूबर वहाँ तक यहाँ पे वर्षा होती है और दिसंबर जनवरी माह तक यहाँ पे माह में भी वर्षा होती है। एक तो आपको अक्टूबर माह में वर्षा हो रही है कि दिसंबर जनवरी, मतलब मानसून इस तरीके से होता है। अधिकांश किसानों के आधारित मतलब रेनफीड एरिया कल्टीवेशन पर ही करते हैं। तो ये आपको याद रखना कि रेनफीड कल्टीवेशन पर मतलब मोस्टली जो एरिया है वो कौन से, और 2015 मतलब 2015 के बाद में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी चलाया था, रेनफीड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब वर्षा आधारित जो खेती है उसको डेवलप करने के लिए, मतलब ताकि वो और अच्छे से ग्रोथ कर सके, वर्षा पर ही लोग आधारित ना रहें, उसके अलावा भी खेती करें लेकिन कम पानी में उसकी खेती करें। इसके रेनफीड एरिया को डेवलपमेंट जो मतलब वर्षा आधारित जो एरिया है उनको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने प्रोग्राम भी चला रही थी 2015 के अंदर। वो लाइव क्लास आपकी चली थी जिसमें एग्रोनॉमिक हिस्ट्री दिखा हुआ है, वो बहुत अच्छे से समझाया गया है वहाँ पे, ठीक है। सतही कृषि सिंचाई। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये लगते हैं कि भाई जनसंख्या, देखो अधिकांश जनसंख्या इस पर निर्भर है, जिसमें 70% ये ओल्ड डाटा है, वैसे तो 59% फिलहाल है, जो 58 मतलब 58% लगा सकते हैं। 58% जो आबादी है वो अपनी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। दूसरे परंपरागत जो तकनीक है वो क्या है कि भारत में परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी जो पुरानी चलती आ रही है उन पे मौसी रूप से ध्यान दिया गया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट किस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे आगे। तो परंपरागत जो तकनीक है उनको परिपूर्ण होना चाहिए, उनकी तकनीक को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है इसलिए बढ़ाने का प्रयास नहीं कर पाते हैं, इस तरीके का, ये इस तरीके का मतलब थोड़ा थोड़ा जानकारी यहाँ पे दिया। देखो ये उसके बाद में है कि खाद्यान्न फसलों का अधिकता, खाद्यान्न फसलों की क्या है अधिकता, मतलब खाद्यान्न फसलों की यहाँ पे अधिकता है
इंपॉर्टेंस क्या है खाद्यान्न फसलों के बाद दिखता है। भारत में खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, जैसे दलहनी तिलहनी फसलें तो हैं। इस खाद्यान्न फसलों में जैसे सीरियल जो क्रॉप्स आ रही है, जैसे व्हीट है, राइस है, तो ये खाद्यान्न फसल है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गेहूँ खाया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरा एम्पावरमेंट, मतलब जो रोजगार का प्रमुख साधन भी है, क्योंकि भाई आपको सिंपलिसिटी पता है कि भाई आपका 60% आबादी भी यहाँ पे अगर डिपेंड कर रही है, तो आपका रोजगार का एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला होता है कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो राष्ट्रीय आय का भी प्रमुख स्रोत तो यहाँ पे होगा ही, जब राष्ट्रीय आय हमारा रख रहे हैं तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कि 70% आबादी है, तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत यहाँ पे है। देखो मेरे को लाइव स्टॉक का राष्ट्रीय आय का प्रमुख जो स्रोत है, राष्ट्रीय आय में जो लाइव स्टॉक का जो प्रोडक्शन है वो कितना अहम रोल अदा करता है, वो करता है 5.2, तो वो मेरे को याद है, बाकी मेरे को दिमाग से नहीं है, इतना याद नहीं है मेरे को, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो स्कोप क्या क्या है, मतलब कौन कौन से स्कोप हैं जो इसके अंदर रखे गए थे, इसको हम समझेंगे। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये सही नहीं दिख रहा, और मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा, समझ रहे हो, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हमारा यहाँ पे आता है स्कोप वाला, ये वाला जो पोर्शन है ना स्कोप वाला, तो ये मतलब यहाँ से स्कोप शुरू होगा अपना पोर्शन वाला स्कोप। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में स्कोप कौन कौन से, इनको समझने से पहले है वैज्ञानिक खेती। तो फसल उत्पादन, फलोत्पादन व पशुपालन, ये वैज्ञानिक खेती के अंदर आते हैं, फलोत्पादन और पशुपालन, ठीक है। सेवा क्षेत्र, तो कृषि प्रसार के अंदर कृषि उत्पादक कंपनियां और कृषि शिक्षण, ये सेवा क्षेत्र के अंदर आती है। उसके बाद में आता है कृषि अनुसंधान, तो बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण, तो ये कृषि अनुसंधान के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं आप, ठीक है। कृषि उद्योग, ये याद रख लेना, कृषि उद्योग वाला आपको याद रखना है कि हल्का हल्का जो कृषि उद्योग किस तरीके, क्योंकि अभी की गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रही है। कृषि उद्योग में जैसे डेयरी उद्योग है, आपका गुड़ उद्योग है, तो यहाँ पे अगर आपका जो दवाई वाला उद्योग है, खाद बीज वाला जो आपका उद्योग है, तो ये भी एक अच्छा खासा उद्योग में तब आमदनी प्राप्त करने वाला एक अच्छा खासा उद्योग यहाँ पे प्राप्त हो जाता है आपको, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कि कृषि उपचार व व्यापार, जैसे एग्री बिजनेस है, एग्री क्लिनिक है, एग्री जो अपना कृषि उपज विक्रय है, तो ये भी इसमें अंदर रखा है। खाद उर्वरक व वर्मी कल्चर, जो अभी लेटेस्ट वर्मी कल्चर शुरू हुआ है, बीज उत्पादन, नर्सरी फार्मिंग भी अभी लेटेस्ट में बहुत ही ट्रेंडिंग पे खा रहे हैं। कृषि उपयोग में रसायन, कृषि यंत्र व निर्माण, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपकी ट्रेंडिंग में आ रही है, तो ये लेटेस्ट के उदाहरण है, ठीक है। हल्के फुल्के क्या हैं कि लेटेस्ट के यहाँ पे उदाहरण आपके शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना शुरू होता है यहाँ पे डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। अब डेयरी उत्पादन के लिए आपका क्या आता है, कच्चा माल यहाँ पे शुरू हो जाता है। डेयरी उत्पादन क्या होता है यहाँ पे, कच्चा माल। डेयरी उत्पादन के लिए क्या होता है, कच्चा माल यहाँ से उपलब्ध हो रहा है, मतलब क्या होता है, इस इम्पोर्टेंट्स चल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि डेयरी उत्पादन के लिए आपका कच्चा माल यहाँ पे उत्पादन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, हमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो आपका खाद्यान्न उपलब्धता है, मतलब खाद्यान्न की जो कितनी अवेलेबिलिटी है, किस तरीके से है, उसको भी समझने आपको ज़रूरी है। तो इसको समझें, ये खाद्यान्न उपलब्धता है, तो इसको भी आप समझें कि भारत में खाद्यान्न उत्पन्न की वर्तमान में 125 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी में भोजन प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी खाद्यान्न, आप समझे, मतलब खाद्यान्न का पूरा डिपेंड कहाँ पे, अपने एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद दूसरा है कि कृषि वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चा माल। अब वस्त्र उद्योगों के लिए भी यहाँ पे आपका कच्चा माल यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है कि पशु चारा उपलब्ध के लिए भी आपका, पशु के चारे के लिए भी आपको एग्रीकल्चर से डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाता है। कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। अब कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो इनको सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इन उद्योगों को याद रखना है, इनका डाटा याद रखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। उद्योगों को याद रखना है, जैसे दलहन में है, तिलहन में है, वस्त्र उत्पादन में है, डेयरी है, जूट है, चीनी उद्योग है, फल है, सब्जी प्रसंस्करण है। उद्योग लेकर कच्चा माल खेती से प्राप्त होता है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, चना है, मसूर है इत्यादि का उत्पादन दाल व कच्चे माल प्रदान करता है। इसी तरीके से आपको मूंगफली है, ये सब क्या कि इनका कच्चा माल जो उत्पादन करता है वो करता है एग्रीकल्चर, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान, ये पहले भी आ चुका है। विदेशी व्यापार व निर्यात, ये इंपॉर्टेंट है, विदेशी व्यापार व निर्यात। इसमें क्या हुआ है, लेटेस्ट के तरीके से अगर आप समझेंगे तो अपना राजस्थान के अनुसार समझे तो राजस्थान में प्रीपेड के रूप में दूसरे नंबर पे आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में दूसरे में। पहले नंबर पे अपना गुजरात आता है, उधर से राजस्थान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में पहले नंबर पे आता है।
कौन सी क्रॉप आती है, कुमीन और कोरिएंडर, मतलब जीरा धनिया जो दोनों क्रॉप्स हैं वो वहाँ पे यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तो आप हमेशा याद रख लें कि कोशिश करें। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, अपना देश के आर्थिक विकास का योगदान है। अब देश की आर्थिक विकास है उसको भी ये काफ़ी हद तक योगदान देते हैं। देश के आर्थिक विकास है उसको भी काफ़ी हद तक क्या करते हैं, ये योगदान यहाँ पे घरेलू रोजगार है, ये सब चीज़ें। अब कुछ अभ्यास के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर भी आपके क्वेश्चन लगाए हुए हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा जो अभी हमने पढ़ा है कि भारत में कितनी % आबादी कृषि पर निर्भर है। पहला क्वेश्चन बताइए जल्दी फटाफट, क्योंकि आपके अभी ही आपका टेस्ट हो जाता है। जल्दी बताइए फटाफट, भारत में कितनी %, जो जस्ट हमने अभी पढ़ा है यार, अब गड़बड़ मत कर देना भाई। कितना इसके इस बुक के अनुसार कितना है, 70%। ठीक है, अगला बात करते हैं कि किस नदी के शोध द्वारा प्रमाणित हुआ कि प्राचीन व भारत में दोनों फसलों उगाई जाती हैं। पहला है गंगा, गंगा की तो कहीं बात ही नहीं हुई, यमुना की कहीं बात नहीं हुई, कावेरी की कहीं बात नहीं हुई, तो सरस्वती। तो यहाँ पे कौन सा जगह, सरस्वती। ठीक है, ठीक है भाई, वाह क्या बात है, मतलब अपना क्या हुआ, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और उसके बाद में अपना जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया कि अगला वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि अथर्ववेद में जानकारी दी जाती है पादप अंकुरण की, पादप वृद्धि की, पादप सुरक्षा की और सिंचाई की। तो पादप वृद्धि की मतलब पादप वृद्धि का जो वृद्धि का जो मोस्टली रूप से जो काम किया जाता है वो अथर्ववेद में किया जाता है। मतलब पादपों की अंकुरण और उसकी वृद्धि जो मोस्टली रूप से पादप वृद्धि मतलब पादप अंकुरण का भी मोस्टली रूप से दिखाया गया, ये आपको कंप्लीट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसको डिलीट मार देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि उपकरणों व मौसम का पूर्वानुमान उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। मौसम का पूर्वानुमान मैंने बताया था आपको, मौसम का पूर्वानुमान पहला ऋग्वेद में बिल्कुल नहीं मिलता, अथर्ववेद में बिल्कुल नहीं होता, वर्षार वेद में बिल्कुल नहीं होता। मैंने बताया था कि वारामहिरी में आपको क्या मिलता है, मौसम का पूर्वानुमान मिलता है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं कि भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे। कृषि में इतिहास के पुस्तक के लेखक कौन थे, चलो बताओ जल्दी बताओ, अरे बताओ मेरे यारो मेरे वीरो, जल्दी बताओ रे, मैं थक जाता हूँ यार इतनी देर तक मैं बोलते बोलते, आप बताते ही नहीं हो। कमेंट में जरूर बताया करो यार, एक क्वेश्चन मज़ा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बताइए भारत में कृषि का इतिहास मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मैंने क्या बताया कि आधुनिक कृषि जब आपका विकास जो हो रहा है तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं MS रंधावा, और जो MS रंधावा जो आते हैं, मैंने क्या बताया था, वो अजमेर के हैं और उनकी एक बुक आती है कृषि का इतिहास। तो यहाँ पे MS रंधावा का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, पहला है BP पाल बिल्कुल नहीं है, MS स्वामीनाथन बिल्कुल नहीं है, MS रंधावा आ चुके हैं, तो इसमें MS रंधावा ये आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना कब होती है। तो कब होती है स्थापना, कब होती है, सिर्फ स्थापना पूछ रहा है ना कि ये कब दोबारा से होती है। तो फिफ्थ की जो आपकी जो फिफ्थ था जो फिफ्थ था, वैसे फिफ्थ नाम का एक आदमी था जिसने क्या होता है इसको पैसा डोनेट किया था पूसा अनुसंधान के, इसलिए इसका नाम फिफ्थ पड़ा था। और बिहार का जो दरभंगा जो जिला था वहाँ पे जो गंडक नदी किनारी थी, जो वो वाला एरिया था वो फिफ्स के नाम से जाना गया था। फिफ्स के नाम से भी इसलिए जाना गया था क्योंकि वहाँ पे जो फिफ्स था वो उसी अनुसंधान के अंदर था। तो वो पहला है मतलब 1905 के अंदर, 1911 के अंदर, 1936 के अंदर और 1929 के अंदर। तो स्थापना अपनी 1905 के अंदर यहाँ पे हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वाह, अरे भाई हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन थोड़ी मिनट ज़्यादा हो गई, माफ़ी चाहते हैं आपसे। 37 मिनट यहाँ पे हो गए आपके, 37 मिनट है, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो धन्यवाद गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ख्याल रखिए अपना और खुश रहिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और जो भी हिंदी मीडियम वाले जो आपके फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, ताकि उनको पता चले कि भाई आप 11th में हो और आपको फ्री में यहाँ पे पढ़ने का मौका मिल रहा है। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ मेरा कुछ बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन सी चीज़ें याद रख सकते हैं जिसमें आपका जेट में भाई एक भी नंबर नहीं कटते। और मैं आपको लास्ट में ये बात बोल के जाता हूँ गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लगा दूंगा। मेरे जेट में 140 में से 135 नंबर आए थे एग्रीकल्चर के अंदर, बाकी सब्जेक्ट की नहीं कहता, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर मेरी बहुत स्ट्रांग थी। देन मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखें अपना, खुश रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।